साथियों, आप सभी को इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस के दिसंबर 2021 के मंथली करंट अफेयर मैगजीन को देख रहे हैं और उसके तहत जो अर्थव्यवस्था वाला पोर्शन है उसके छठे टॉपिक पीएम किसान के संबंध में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा में यह क्यों है? क्योंकि कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2019 से पीएम किसान योजना के तहत असफल लेन देन अर्थात फेल्ड ट्रांजेक्शन के बाद रीप्रोसेसिंग अर्थात फिर से भेजे जाने के लिए लगभग 374.78 करोड़ रुपए की राशि लंबित पड़ी हुई है। इससे संबंधित अन्य फैक्टरों की बात करें तो इस योजना में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 14.22 लाख लंबित असफल लेन देन दर्ज किए गए थे। वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात 2021-22 में नवंबर 2021 तक 9.11 लाख लंबित असफल लेन देन दर्ज किए गए हैं। असफल लेन देन की संख्या इस योजना के तहत लेन देन की कुल संख्या के 1% से भी कम है। इस योजना के तहत 11.6 करोड़ से अधिक किसानों को योजना शुरू होने के बाद से अलग अलग किस्तों के माध्यम से लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ प्रदान किया जा चुका है। ठीक है, कितने किसानों को? 11.6 करोड़ से अधिक किसानों को। आगे चलते हैं। देखिए, इस योजना के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसे शॉर्ट में हम लोग पीएम किसान के नाम से जानते हैं, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना को दिसंबर 2018 में, तो ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2018 में शुरू किया गया था। इसका 100% वित्त पोषण जो है वो भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान परिवार को 2,000 रुपये की 3 किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। इस योजना के लिए परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं। प्रारंभ में इस योजना के लिए 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान ही पात्र थे। हालांकि जून 2019 से इसका विस्तार करते हुए सभी किसानों अर्थात 14 करोड़ किसान परिवार को इसमें शामिल कर लिया गया था। इस योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सहायता के लिए पात्र किसान परिवारों की पहचान करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन की है। इस योजना के तहत राशि जो है वो सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी जाती है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इस योजना के लिए अपात्र हैं, मतलब उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो देखिए, इसमें जो लोग शामिल हैं उनकी बात करते हैं। संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक, भूतपूर्व और वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडलों के भूतपूर्व वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के भूतपूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के भूतपूर्व और वर्तमान अध्यक्ष, इनको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। वहीं केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों तथा इनकी क्षेत्रीय इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी जिसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ, क्लास 4 ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर इनके अतिरिक्त जो भी नियमित कर्मचारी हैं उनको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। और वहीं उपर्युक्त श्रेणी के सभी वयोवृद्ध या सेवानिवृत्त पेंशन भोगी जिसमें आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ, क्लास 4 और ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़ करके जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह या उससे अधिक है, उनको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। वहीं पिछले वित्त वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति भी इसके दायरे से बाहर रहेंगे। और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत और कार्यरत पेशेवर जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा आर्किटेक्ट, ये सभी भी इसके दायरे में नहीं आएंगे। अब बात करते हैं कि पीएम किसान योजना जो है अन्य सब्सिडी योजनाओं से बेहतर क्यों है। पहला, प्रत्यक्ष आय सहायता के रूप में। देखिए, इस योजना का उद्देश्य कृषि इनपुट्स और अन्य खर्चों को पूरा करने हेतु नकदी की कमी को दूर करके किसानों को आय सहायता प्रदान करना है। दूसरा, डेटा का सत्यापन। पीएम किसान वेब पोर्टल द्वारा प्राप्त डेटा आधार तथा आयकर डेटाबेस सहित सत्यापन और वैधता के विभिन्न स्तरों की जांच से होकर गुजरता है। तीसरा, पूर्वाग्रह रहित चयन। ऐसी योजनाएं अक्सर अभिजात वर्ग के नियंत्रण और चयन संबंधी पूर्वाग्रहों से प्रभावित हो जाती हैं। हालांकि IFPRI ICAR के अध्ययन में दर्शाया गया है कि सामाजिक, आर्थिक और कृषिगत विशेषताओं के मामले में चयन संबंधी कोई पूर्वाग्रह नहीं था। इस योजना के लागू होने के 3 महीने के भीतर 30% किसानों को आय सहायता राशि प्राप्त हो गई थी। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से निर्मित बैंकिंग अवसंरचना ने राशि वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुरूप भी यह है। देखिए, बहुपक्षीय व्यापार नियमों के उल्लंघन के लिए विश्व व्यापार संगठन में भारत की कृषि सब्सिडी और निर्यात सब्सिडी को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में इस योजना का विशेष महत्व है क्योंकि इस योजना के तहत
प्रत्यक्ष आय सहायता को विश्व व्यापार संगठन में ग्रीन बॉक्स का हिस्सा माना जाता है। इस योजना से संबंधित जो मुद्दे हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। पहला, अपर्याप्त राशि का होना। रंगराजन समिति द्वारा भारत की गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में 47 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर किया गया है। इस प्रकार एक परिवार के लिए प्रतिदिन लगभग 17 रुपये की आय सहायता जो कि पीएम किसान के द्वारा प्रस्तावित है, सबसे कमजोर किसानों के न्यूनतम भरण पोषण के लिए भी बिल्कुल अपर्याप्त है। दूसरा, पट्टेदार किसानों और बटाईदारों की उपेक्षा है। इसमें पीएम किसान योजना में पट्टेदार किसानों या बटाईदारों को होने वाले लाभों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि उड़ीसा में कालिया योजना के तहत, कौन सा योजना? कालिया योजना के तहत प्रति पट्टेदार किसान या बटाईदार को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये का लाभ प्रदान किया जाता है। लेकिन इसके तहत पट्टेदार किसानों या बटाईदार किसानों की पहचान एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। वहीं अगला है, लाभार्थियों की पहचान में डेटा विसंगतियों से संबंधित चिंताएं। कई राज्यों में काश्तकारी से संबंधित रिकॉर्ड अधूरे हैं तथा भूमि संबंधी डेटा का डिजिटलीकरण नहीं किया गया है। इस तथ्य के आलोक में लाभार्थियों की पहचान करना कठिन हो जाता है। वर्ष 2016 में नीति आयोग और खाद्य विभाग द्वारा एक संयुक्त अध्ययन आयोजित किया गया था। इस अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलता है कि 3 केंद्र शासित प्रदेशों में सब्सिडी वाले खाद्यान्नों की जगह नगद सहायता प्राप्त करने या प्रदान करने वाला केंद्र सरकार का पायलट प्रोग्राम मुख्य रूप से डेटा संबंधी विसंगतियों के कारण विफल हो गया। अगली जो इससे संबंधित मुद्दा है वो है आपका असफल लेन देन का। पीएम किसान योजना के तहत लेन देन के असफल होने के कई कारण हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में ही असफल लेन देन के बारे में बात की है, जैसे खाते का बंद या स्थानांतरित हो जाना, गलत IFSC कोड, खाते का निष्क्रिय हो जाना, बैंक द्वारा प्रतिदिन प्रति लेन देन क्रेडिट डेबिट के लिए निर्धारित सीमा से अधिक राशि आदि का होना। कई लाभार्थियों का छूट जाना भी इससे संबंधित एक मुद्दा है। देखिए, आंध्र प्रदेश में किए गए अध्ययन से पता चलता है कि राज्य में इस योजना के तहत लगभग 29% किसान लाभार्थियों को योजना का पूरा लाभ नहीं मिला है। इसके अलावा बैंक द्वारा अस्वीकृत मामलों की अत्यधिक संख्या तथा राज्य द्वारा कार्रवाई की आवश्यकता वाले मामलों का 3 से 18 महीनों तक समाधान नहीं किया गया है। अब आगे की राह क्या हो सकती है इसमें, मतलब क्या सुधार हो सकते हैं? तो पहला, पर्याप्त नकदी अंतरण का होना। देखिए, एक प्रभावी नगद अंतरण योजना के तहत प्रभावित समुदाय को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करने हेतु पर्याप्त नकदी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उदाहरण के लिए तेलंगाना में रायथू बंधु, कौन सा योजना का नाम याद रखिएगा और कहाँ संबंधित है? तेलंगाना में रायथू बंधु योजना के अंतर्गत प्रत्येक किसान को प्रत्येक कृषि मौसम में 4,000 रुपये प्रति एकड़ भुगतान किया जा रहा है। वहीं इसके अलावा उड़ीसा में कालिया अर्थात आजीविका और आय संवर्धन योजना के लिए कृषक सहायता, या इसको इंग्लिश में कहें तो कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम एगुमेंटेशन स्कीम, जिसे शॉर्ट में हम लोग कालिया के नाम से जानते हैं, के अंतर्गत अन्य लाभों के साथ साथ 5 फसली मौसम के दौरान एक किसान परिवार के लिए प्रत्येक फसली मौसम में 5,000 रुपये, अर्थात कुल 5 फसली मौसम है तो 25,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। वहीं अगला जो है, मुद्रास्फीति के अनुरूप अंतरण होना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में अस्थिर बाजार और कीमतों में उतार चढ़ाव को देखते हुए नकदी अंतरण को स्थानीय मुद्रास्फीति के अनुरूप रखना महत्वपूर्ण है। राजस्थान में केरोसिन के मामले में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी की विफलता इस संबंध में एक प्रमुख उदाहरण है। केरोसिन के बाजार मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के कारण यहाँ के परिवारों को डीबीटी के माध्यम के तहत प्रदान की गई राशि केरोसिन खरीदने के लिए अपर्याप्त थी। वहीं अगला पॉइंट है, लाभ प्रदान करने का बेहतर समय चुनना चाहिए। देखिए, IFPRI ICAR के अध्ययन के अनुसार कृषि के मौसम में किस्त प्राप्त करने वाले किसान द्वारा राशि को संभवतः कृषि कार्यों पर खर्च किया जाता है, जबकि गैर कृषि मौसम में प्राप्त राशि को अन्य मदों में खर्च करने की संभावना अधिक होती है। इस प्रकार नगद लाभ प्राप्त करने का समय उसके व्यय के उद्देश्यों को निर्धारित करता है। वहीं अगला है, समग्र प्रभाव उत्पन्न करना। अध्ययन में पाया गया है कि कृषि सलाहकार सेवाओं में अधिक निवेश के माध्यम से सरकार किसानों के लिए पीएम किसान योजना के समग्र प्रभाव को प्राप्त कर सकती है। इसके तहत किसानों को आय सहायता के कुछ या सभी हिस्से को उत्पादक संपत्तियों में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए पीएम किसान के साथ साथ कृषि सलाहकार सेवाओं द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही गरीबी को समाप्त किया जा सकता है। अगला है,
आईटी आधार को मजबूत बनाना, दक्षतापूर्ण कंप्यूटरीकृत भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस और बेहतर आईटी संरचना वाले राज्यों द्वारा पीएम किसान को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है। इसके तहत जिन किसानों के पास बैंक खाते नहीं हैं उन्हें जनधन योजना के तहत शून्य बैंक बैलेंस वाले खाते खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वहीं अगला पॉइंट है बुनियादी ढांचे और अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना चाहिए। कोई भी आय सहायता योजना सभी कृषक परिवारों को शामिल नहीं कर सकती है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे जैसे कि सड़क, सिंचाई और विपणन से संबंधित बुनियादी ढांचे आदि और कृषि अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ाने से दीर्घकालिक परिणाम के रूप में कृषि आय बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय रेलवे के वित्त पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के संदर्भ में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।